आज हम लोगों का टॉपिक है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट लॉरेंज थे उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया था, इसलिए इस फोर्स का नाम लॉरेंज फोर्स रखा गया। ओके, बेसिकली ये फोर्स वही है जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो लॉरेंज फोर्स ये किस पर लगते हैं? ऑन चार्ज। दिस चार्ज may be at rest, this charge may be in motion। दोनों तरह से कौन सा फोर्स कितना लगता है, इसका क्या नियम है, किस डायरेक्शन में जाएगा, ये सब चीजें अभी हम थोड़ी थोड़ी स्टडी करेंगे। तो पहले हम लेते हैं चार्ज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, दैट विल बी नोन एज लॉरेंज इलेक्ट्रिकल फोर्स। Electrical force. When a charge is placed in electric field, when a charge is placed in electric field, it experiences a force in the direction of field. If this is the charge Q, then the force is equal to Q into E. ये फोर्स की क्वांटिटी होगी। फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी? तो आंसर है फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ई। व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस फोर्स? ड्यू टू दिस फोर्स देयर विल बी एक्सीलरेशन, और ये एक्सीलरेशन कितना होगा? फोर्स अपॉन मास। दिस इज क्यू ई अपॉन मास। दिस विल बी एक्सीलरेशन, एंड ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन देयर विल बी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v is equal to u plus at। Even if u is 0 and there is acceleration, the velocity will go on increasing. Therefore, in electric field, remember, a charge will start moving, it will attain certain velocity. The direction of the velocity will be along e। ये दो चीजें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखनी है। तो the charge is accelerated attains a velocity। एक्सेलरेट होके इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। दूसरा, द डायरेक्शन अगर ये चार्ज एट रेस्ट है तो भी इधर फोर्स लगेगा, अगर एक चार्ज एट मोशन है तो भी इधर फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ई की तरफ रहेगी। अगर चार्ज एट रेस्ट है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज नॉट चेंजिंग, ऑलवेज टुवर्ड्स ई। इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स ई। तो इसकी वेलोसिटी कैसी होती है? एक्सीलरेट होते जाती है, और डायरेक्शन एक कांस्टेंट होती है ई की तरफ। इसके अलग अलग ट्रेजेक्टरी देखिए। ये ई की डायरेक्शन है, अगर ये एट रेस्ट है देन इट विल स्टार्ट एक्सीलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन। ये ई की डायरेक्शन है, इफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ है तो ये वेलोसिटी डिक्रीज होगी।
डिक्रीज होने के बाद 0 हो जाएगी और 0 होके फिर से ये इस तरफ चल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पर लगातार फोर्स किस तरफ लगता है? ई की तरफ लगता है। तीसरा और जो इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा। दिस चार्ज पार्टिकल्स वेलोसिटी इज राइट एंगल टू द ई। यहां से इस तरह से एक चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है, इसकी वेलोसिटी है v। तो इसका क्या होगा? ये किस तरह से जाएगा? इट इज अ वेरी सिंपल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में दो क्वांटिटीज होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की और दूसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड व्हिच इज एट राइट एंगल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के राइट एंगल पर जब भी एक्सीलरेशन होगा द पार्टिकल विल कीप ऑन बेंडिंग। ये सर्कल नहीं बनाएगा, ये पैराबोला बनाएगा और उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। यहां पर भी देखिए इसकी वेलोसिटी इधर है और एक्सीलरेशन इस तरफ है व्हिच इज एट राइट एंगल टू वेलोसिटी। इसलिए ये पैराबोलिक पाथ लेगा और यहां से इस तरह से ऐसा मुड़ता चला जाएगा लाइक। जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां जाएगा और जब यहां पहुंचेगा इसके बाद ये पैराबोला बनाना बंद करेगा एंड इट विल गो स्ट्रेट। लास्ट पॉइंट, दिस इज द पाथ व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट राइट एंगल टू द फील्ड। ये वाला एग्जांपल आपको याद रखना है। इस पाथ की शेप क्या है? पैराबोला। यहां पर कई बार हमें पूछा जाता है कि इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी निकालिए और इसकी डायरेक्शन निकालिए। अगर यहां पर आपने इसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों चीज निकालनी है तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम प्रोजेक्टाइल में सॉल्व करते थे। प्रोजेक्टाइल में सॉल्व करने के लिए यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से हम टाइम निकालेंगे। अभी यहां पर इस v के हमने दो पार्ट कर लिए, दिस एंड दिस। ये एंगल अगर थीटा है तो ये कंपोनेंट कितना होगा? v cos थीटा। ये कंपोनेंट कितना होगा? v sin थीटा। v cos थीटा के कारण ये इधर जा रहा है। अगर ये डिस्टेंस हमको दिया गया है d, तो हम इसका टाइम निकाल सकते हैं। एक्सीलरेटेड मोशन का जो भी फॉर्मूला रहता है, एक्सीलरेटेड मोशन का फॉर्मूला क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पर u कौन है? v cos थीटा। ut प्लस हाफ at स्क्वायर से इसका t निकालेंगे, उस चीज से इसको मल्टीप्लाई करेंगे v sin थीटा को, तो ये इसका रेंज निकल जाएगा। ऐसा देखिए ये एक प्रोजेक्टाइल है और ये क्या है? उस प्रोजेक्टाइल का रेंज, ये ग्राउंड और ये उस प्रोजेक्टाइल की हाइट। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें जो टेक्निक्स लगेगी वो प्रोजेक्टाइल की ही टेक्निक लगेगी। तो इसको याद रखिए, इस तरह से ये बनेगा। इसमें प्रोजेक्टाइल में हम क्या करते हैं? पहले टाइम निकालते हैं। किससे निकालते हैं? हाइट से, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन से टाइम निकलेगा और इस टाइम को इस डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेंज निकल जाएगा। उसका नाम आप जो भी रखिए, रेंज रखिए, हाइट रखिए, डिस्टेंस रखिए, जो भी रखिए। बेसिकली आपको याद होना चाहिए ये वेलोसिटी नहीं बदल रही है और ये वाली वेलोसिटी एक्सीलरेटेड वेलोसिटी है। ओके, फिर से वापस इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो दो चीजें आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है एक्सीलरेटेड, क्या नहीं होता है, डायरेक्शन का चेंज नहीं होता है और एक्सीलरेशन होता है। ये दो चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। उसके बाद ये वाला जो फोर्स है, दिस इज लॉरेंस इलेक्ट्रिकल फोर्स। नाउ वी विल सी लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। किसी एक लोकेशन में स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड दी है, ये उसकी डायरेक्शन है।
इसमें हम एक इलेक्ट्रिकल चार्ज रखते हैं, उस इलेक्ट्रिकल चार्ज पर जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स को क्या बोलेंगे? लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। ये जो चार्ज पार्टिकल हम यहाँ पर रखते हैं, ये लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है F = Q V क्रॉस B। और इस फॉर्मूला से हमको पता लगता है that if charge particle is at rest, its velocity is 0, तो फोर्स कितना होगा? 0। तो चार्ज एट रेस्ट पे लॉरेंस फोर्स नहीं लगता है। अच्छा, तो हमको समझ में आया कि चार्ज पार्टिकल का मूव करना जरूरी है। अब हम स्टडी करेंगे कि ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसकी ट्रैजेक्टरी कैसे होगी। ओके, यहाँ पर जब ये मूव करता है, इसके बारे में हम नियम पढ़ चुके हैं that velocity and magnetic field should be at right angle to each other, then the force will be maximum। क्योंकि इसका फॉर्मूला है QVB sin theta। If theta is 90 degree, sin theta is 1, then this force will be maximum। इस फोर्स के कारण इसका पाथ कैसा होता है? तो आंसर है इस फोर्स के कारण इसका पाथ सर्कुलर होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो चार्ज ऐसे मूव करेगा एंड इट विल मेक ए सर्कल। ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज की वेलोसिटी ऊपर है, तो लेफ्ट हैंड रूल से हमने इसको सेट किया। ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज की वेलोसिटी ऊपर है। अगर ऐसा है तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, द चार्ज विल गो इनसाइड। जैसे ये इनसाइड जाएगा, सॉरी ये इधर है और चार्ज को ऊपर जा रहा है ये, तो ऐसा ऊपर जाते जाते ये अंदर जाएगा। जब ये ऐसे अंदर जाने लगेगा तो फोर्स नीचे हो जाएगा, तो चार्ज ऐसा नीचे मुड़ जाएगा। जब नीचे मुड़ेगा तो फोर्स इधर हो जाएगा, चार्ज ऐसा मुड़ेगा और फिर फोर्स के कारण मुड़ेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हम पहले कर चुके हैं। रिजल्ट क्या निकला था? दैट चार्ज विल मेक ए सर्कुलर मोशन। ओके, यहाँ पर हम एक दूसरा केस लेते हैं। सबसे पहले जब ये चार्ज सर्कुलर मोशन करता है उस समय इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ए मूविंग चार्ज मेक्स ए सर्कल। और इस सर्कल की स्पेशलिटी क्या है? दो चीजें, जैसे हमने उसमें स्टडी की थी। द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स do not change, that is acceleration is equal to 0। एक्सेलरेशन 0 क्यों होता है? क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के राइट एंगल पर काम करता है। इफ दिस इज वेलोसिटी v और फोर्स ऐसा काम करेगा f, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। अगर ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है तो इधर काम करने वाला एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को नहीं बढ़ा सकता। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वेलोसिटी को बढ़ाना है तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में चाहिए। और ये जो a इधर है इसका कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट कितना होगा? a cos 90 एंड a cos 90 इज 0। इसलिए एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट इस तरफ काम नहीं करता, तो ना तो ये इस वेलोसिटी को बढ़ा सकता है ना इस वेलोसिटी को कम कर सकता है। दोनों काम नहीं कर सकता। द स्पीड ऑफ पार्टिकल डू नॉट चेंज। द रीजन फोर्स इज एट राइट एंगल टू वेलोसिटी। फोर्स एट राइट एंगल टू वेलोसिटी। सेकेंड, what happens to direction? यहां पर हमने देखा डायरेक्शन इस तरफ है चार्ज पार्टिकल की, इस फोर्स के कारण ये डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। जब ये ऐसे जा रहा है तो इस फोर्स के कारण ये और मुड़ जाता है और डायरेक्शन ऐसे हो जाती है।
फिर इस फोर्स के कारण डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, तो इस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है और ऐसे भी, चारों तरफ है। तो डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, सिर्फ एक बार नहीं, बार बार चेंज होते रहते हैं, तो डायरेक्शन हमेशा इसकी चेंज होती रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग। फोर्स की डायरेक्शन भी आप देखेंगे, पहले इधर फोर्स है, ये मुड़ने के बाद फोर्स इधर हो गया, जब ऊपर चला गया तो फोर्स नीचे हो गया, जब इधर आया तो फोर्स इधर हो गया। फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होती जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही होती है। ओके, सो डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, makes circle। और ये दोनों प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल फोर्स, लॉरेंस इलेक्ट्रिकल फोर्स से बिल्कुल उल्टी हैं, ये आपको याद रखना है। लॉरेंस इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सीलरेशन पैदा करता है, वेलोसिटी बढ़ाता है, मैग्नेटिक फोर्स स्पीड में कोई चेंज नहीं ला सकता। इलेक्ट्रिकल फोर्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं ला सकता, सेम डायरेक्शन रखता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स उसकी डायरेक्शन में चेंज लाता है और उसको सर्कल में घुमा सकता है। ये दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, तो आंसर है बेसिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, लेकिन हमको ये याद रखना है कि ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, इसके फॉर्मूले में ये एक टर्म आएगी, ये क्या चीज है, वेलोसिटी। और इलेक्ट्रिकल फोर्स में फॉर्मूला क्या है, QE। एक बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा और जो आपने चार्ज दिया, इसका फोर्स फिक्स हो गया। यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी को बढ़ा दें तो हम इस फोर्स को बढ़ा सकते हैं। चार्ज वही है, मैग्नेटिक फील्ड एक बार लगा दिया, पर एक ही मैग्नेटिक फील्ड में एक ही चार्ज पर फोर्स अलग अलग हो सकते हैं। क्यों अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। अगर इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो तो फोर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस फोर्स, इसके पास ये एक चांस रहता है कि इसकी वेलोसिटी के कारण ये फोर्स वेरिएबल हो, और इसीलिए अगर चार्ज खड़ा हुआ है, एट रेस्ट है, तो उस पर लगने वाला फोर्स 0 होगा। ओके, तो ये दोनों चीजें, ये दो प्रॉपर्टीज आप इसकी याद रखेंगे, और वो दो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर एक स्पेशल चीज हमको पढ़नी है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ट्रेजेक्ट्री में पहले हमने एक ये चीज पढ़ी, द चार्ज पार्टिकल विल मेक ए सर्कल। When does it make a circle? The answer is if it is entering at right angle to, अगर ये 90 डिग्री पर एंटर करता है, then it will make a circle like this। इसको लपेटते हुए, लाइंस को लपेटते हुए ऐसे सर्कल बनाता जाएगा। सो सर्कल बनाने की कंडीशन क्या है, the charge should enter at right angle to magnetic field। नोट कर लीजिए, it will make a circle if the charge enters at right angle to magnetic field। If charge enters at right angle to magnetic field। अब दूसरी और इम्पोर्टेंट कंडीशन जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, अगर ये चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री न बनाकर कुछ और एंगल से एंटर करे तो क्या होगा। उस केस को देखिए, यहाँ से इसने एंटर किया और अब इसका एंगल लेस देन 90 है, यहां से एक चार्ज ऐसे एंटर करता है, ये उसकी वेलोसिटी है v, वेलोसिटी वेक्टर।
इस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड B इसके साथ एंगल बनाता है थीटा। ओके, तो ये इस तरह से, तो ये थीटा एंगल से इसमें एंटर करता है। इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, वन इज अलोंग B, वन इज नॉर्मल टू B। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, दिस इज B cos थीटा, और ऊपर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, B sin थीटा। V sin, okay, V sin theta is right angle to B, therefore V sin theta is responsible to make a circular motion। इसको नोट कर लेते हैं, V sin theta is normal to B, hence it is responsible to make circular motion। ओके, ये यहां सर्कल बनाता है। अब V sin थीटा के कारण तो सर्कल बना, क्योंकि V sin थीटा V के नॉर्मल है। V cos थीटा क्या एक्शन करेगा? V cos थीटा को कोई रोकने वाला नहीं है, और इस V cos थीटा के कारण चार्ज पार्टिकल को इधर जाना है। V sin थीटा के कारण चार्ज पार्टिकल को सर्कल बनाना है। तो चार्ज पार्टिकल जाएगा कहां? ऐसा वर्टिकल सर्कल बनाएगा कि आगे बढ़ेगा? सो ये दोनों मोशन करेगा। दोनों मोशन किस तरह से करेगा? जिस तरह से एक स्प्रिंग में मोशन होता है, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, एंड दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ये यहां से ऐसे चलेगा, ये सर्कल भी बना रहा है और आगे भी बढ़ते जा रहा है। इस तरह से ये पार्टिकल ऐसे स्प्रिंग जैसे आगे बढ़ता जाएगा। मैथमेटिक्स में इस शेप को आप क्या कहते हैं? हेलिक्स। सो दिस इज ए हेलिकल पाथ। ड्यू टू V cos theta, it moves forward। As a result, it makes helix, or it makes a helical path। Okay, so this is path of a charged particle when it enters the magnetic field making certain angle। Okay, हमारी एक्सरसाइज इससे और आगे जाती है। किस तरह से? When a charged particle enters at an angle theta, making with magnetic field B, it makes a helical path। What is the pitch of that helix? पिच किसे कहते हैं? आपने देखा है स्क्रू में ऐसे चूड़ी बनी रहती है, दो चूड़ी के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, दिस इज नोन एज पिच। एंड वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट पिच ऑफ दिस हेलिकल पाथ। ये पिच किस तरह से निकालेंगे? इट इज अ वेरी स्मॉल मैथमेटिकल एक्सरसाइज, और आप लोग इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितने सर्कुलर मोशन लगे हैं? एक सर्कल बनाया, उसमें आ गया,
गया। एक सर्कल बनाने में कितना टाइम लगता है, ये कल के लेसन में देखिए जरा, आपने लिखा है एक सर्कल बनाने में टाइम कितना लगता है, 2 पाई अपॉन क्यू इंटू वी। ये हमको मालूम है, m is what, mass of that particle, q is charge on that particle, v is strength of the magnetic field। इतने टाइम में ये यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाएगा। हमको टाइम मालूम है और डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी भी हमको मालूम है, v cos थीटा। तो अब बताइए ये जो पिच है d, ये पिच d किसके बराबर हुआ? यस, v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई m अपॉन q इंटू v। ये पिच का तरीका समझ आ गया? ओके, बनाइए, इसको नोट कर लीजिए और इस पर इसको एज इट इज फॉर्मूला के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है या किसी न किसी चीज की वैल्यू बता देंगे कि थीटा 60 डिग्री है या वेलोसिटी इतनी है, होगा तो वैल्यू रख देंगे, नहीं होगा तो उसको ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रख सकते हैं। लेकिन पिच का तरीका आपको समझ में आया, टाइम पीरियड निकालना है सर्कुलर मोशन से और आगे क्या बढ़ रहा है v cos थीटा से, उसको मल्टीप्लाई किया, ये पिच निकलेगा। और सिर्फ इसी में नहीं, ऐसे जितने भी एक्सरसाइज होंगे सब में यही तरीका रहेगा। टाइम लीजिए और उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, पिच निकलेगा। ओके, सो दिस इज मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर से हम लोग उस पर आते हैं, लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस ने स्टडी किया कि एक चार्ज पार्टिकल जब स्पेस में चलता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़कर इन exert to gravitational force, it experience a force due to electromagnetic field। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों मिक्स हो सकते हैं, एक लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, दोनों फोर्स लगाएंगे। दोनों फोर्सेस का जो सम है that will be known as Lorentz force। इलेक्ट्रिकल फोर्स लॉरेंस इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स और दोनों को सम को टोटल लॉरेंस फोर्स। तो टोटल लॉरेंस फोर्स कितना हुआ? टोटल लॉरेंस फोर्स का एक्सप्रेशन हम दोनों को सम करके लिख सकते हैं। लॉरेंस फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू बी क्रॉस टी, और इसमें से Q कॉमन निकाल लीजिए तो हमारा फॉर्मूला बना F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी। दिस इज फॉर्मूला फॉर लॉरेंस फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। अब अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो ऑटोमेटिकली v वाला फोर्स 0 हो जाएगा, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो v वाला फोर्स बढ़ जाएगा। ओके, अब ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों फोर्सेस के बेसिस पर हमने एक डिवाइस तैयार की है, एंड दैट्स अ वेरी वंडरफुल डिवाइस जो हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में या दूसरी चीजों में, एंड दैट इज वेलोसिटी फिल्टर। सो नेक्स्ट थिंग वी विल ऑब्जर्व इज व्हाट इज ए वेलोसिटी फिल्टर। ओके, वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस है जो हमको चार्ज पार्टिकल देता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जाने वाले। हम चार्ज पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में कहां से लाते हैं? तो बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका है कि किसी बीकर को गर्म करिए, गर्म करने से उसमें से आयंस निकलेंगे, एक्साइट होके आयंस उसके बाहर निकलेंगे और वो आयन वर्क करेंगे एज ए चार्ज पार्टिकल। ऐसा होता है कि आपने देखा भी है कि जब आप कॉइल लाते हैं कुछ समय के यूज के बाद कॉइल की शेप कैसी हो जाती है, वो घिसना शुरू कर देता है, उसमें से बहुत सारा मटेरियल निकल जाता है। दूसरा जो हमारा सोर्स जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं दैट इज रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल में से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशंस ये निकलते रहते हैं। अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल
ये दोनों चार्ज पार्टिकल रहेंगे। ये हमारा बेस्ट सोर्स होता है क्योंकि हमने उसमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली उसमें से चार्ज पार्टिकल निकलते रहते हैं। डिसइंटीग्रेशन होता है, आगे हम उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। डिसइंटीग्रेशन होता है और चार्ज पार्टिकल उसमें से निकलते हैं। उन चार्ज पार्टिकल के पास एनर्जी होती है और एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² है। तो उस पार्टिकल के पास बहुत सारी वेलोसिटी, उस वेलोसिटी के कारण वो बाहर निकलते हैं। जब वो उस वेलोसिटी से बाहर निकलते हैं तो हमको कुछ ऐसे पार्टिकल की जरूरत होती है जिसका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हो। उनकी वेलोसिटी 0 से लेके इंफिनिटी तक चेंज होती है। किसी की वेलोसिटी 2 है, किसी की 5 है, किसी की 20 है और किसी की 1000 किसी पार्टिकल की, और लाखों पार्टिकल निकल रहे हैं। हमको उसमें से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाले, ऐसे सीधे जाने वाले वो वाले पार्टिकल चाहिए जिनकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है या जिनकी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड है। ऐसे पार्टिकल हमको चाहिए और अल्फा पार्टिकल चाहिए। तो हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में 200 मीटर पर सेकंड। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो हमको हजारों लाखों पार्टिकल रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकाल के दे रहा है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि उन पार्टिकल में से जिस पार्टिकल्स की वेलोसिटी 200 मीटर हो उसको हम छांट लें और बाकी को रिजेक्ट कर दें। तो छांटने के बाद जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 200 वाले पार्टिकल सब हमको एक ग्रुप में मिलेंगे एंड दैट इज व्हाट वी वांट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को फिल्टरिंग कहते हैं, फिल्टर करना। जैसे हम लोग आटा छानते हैं, एक पर्टिकुलर मोटाई उसमें रख देते हैं, उतनी मोटे दाने उसमें से जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे, फिल्टर कर लिया। इस तरह से पानी को फिल्टर कर लेते हैं। कोई भी चीज को फिल्टर करके हम उसमें से डिजायर्ड साइज निकाल सकते हैं, बाकी चीज रुक सकती है। अब ये चार्ज पार्टिकल जो हमारे पास सब तरह के हैं उसमें से हम फिल्टर करना चाहते हैं, उसके लिए ये डिवाइस यूज करेंगे। तो देखिए किस तरह से काम करती है, हम उसका सिर्फ प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। किसी एक लोकेशन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, एक स्पेस में, एक रूम में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब भी इसमें कोई चार्ज आएगा उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, यहाँ सामने हमने एक कार्डबोर्ड रखा या रेस्ट्रिक्शन रखा और इसमें ये एक ओपनिंग बनाई हुई है। इस ओपनिंग के स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर हमने अपने ये जो भी डिवाइस है जिसमें से चार्ज पार्टिकल निकलेंगे, यहाँ पर हमने इसका स्टोर बनाया हुआ है और इस स्टोर में रेडियो एक्टिव मटेरियल है, यहाँ से चार्ज पार्टिकल निकल के जा रहे हैं। इसका रास्ता ऐसा बनाया है कि ये चार्ज पार्टिकल निकलकर ऐसे जाएंगे, इस तरह से इसका रास्ता बना दिया। तो यहाँ से ये पार्टिकल निकलेंगे और निकल के ऐसे सीधे जाएंगे। इस पार्टिकल के पास मास भी है और इस पार्टिकल के पास चार्ज भी। जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें लॉरेंट फोर्स लगेगा और ये यहाँ से ऐसा चला जाएगा, ये पैराबोला बनाते हुए चला जाएगा। अभी आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जाकर यहाँ स्ट्राइक कर सकता है इस ओपनिंग से कितना ऊंचा। ओके, ये इस पर फोर्स लगेगा और इस पर फोर्स कितना लगने वाला है, Q, डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अब हमने यहाँ पर इसी स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया और वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। ये बताइए अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जाने वाला है। अब एक चार्ज पार्टिकल Q v वेलोसिटी से इसमें जा रहा है, इस पर फोर्स Q E ऊपर की तरफ लग रहा था तो मुड़ा था। अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें आ गया B। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये क्या करेगा, और ज्यादा मुड़ेगा, कम मुड़ेगा या किस तरफ जाएगा। लेफ्ट हैंड सेट करके देखिए, लेफ्ट हैंड सेट करिए। B किधर करना है, अंदर की तरफ, और V किधर करना है, इस तरफ।
ये ऐसा, तो फोर्स किधर लगा? ऊपर की तरफ। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया है, लेट अस मेक दिस मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। अब बताइए फोर्स किधर लगेगा? नीचे। अब ये फोर्स नीचे लगेगा। ओके, सो लेफ्ट हैंड से ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता हुआ, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ फोर्स लगने के कारण मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड बंद कर दिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर दिया, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाया, चार्ज पार्टिकल को भेजा, तो हम देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल एंटर करके एक सर्कल बनाता है। ये ऐसा सर्कल, इसने सर्कल बनाना शुरू किया, पर यहाँ पहुंचते पहुंचते फील्ड खत्म हो गया। फील्ड यहाँ पर पहुंच के खत्म हो गया, तो ये यहाँ जाकर स्ट्राइक करता है इस ओपनिंग से इतना नीचे जाकर, इसने यहाँ स्ट्राइक। अब देखिए, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला रहेगा ऊपर जाएगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अकेला रहेगा तो नीचे आएगा। अब हमने क्या किया कि दोनों फील्ड एक साथ लगा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों की ताकत बराबर कर दी, दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल कर दी। अगर दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? अगर दोनों की स्ट्रेंथ एक समान है, ये स्ट्रेंथ इसको किधर ले जाती है? ऊपर। ये स्ट्रेंथ किधर ले जाती है? नीचे। अगर दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है ऊपर और नीचे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स कैसा हो गया? जीरो। नेट फोर्स जीरो हो गया, तो ये ऐसा सीधा जाएगा, सीधा जाएगा और इस ओपनिंग से बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसमें QE इज इक्वल टू QVB, इसमें हमने Q को कैंसिल किया, तो V किसके बराबर हुआ? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज E अपॉन V। इस वेलोसिटी का पार्टिकल ऐसा सीधा गया। अच्छा, अब इसको देखकर बताइए, ऐसे सब पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी इस v से कम होगी वो किधर जाएंगे? जरा इधर ध्यान दीजिए, QVB इस फोर्स के कारण ये पार्टिकल नीचे मुड़ता है कि ऊपर? नीचे। अगर v कम हो गया तो फोर्स कम हो जाएगा, अगर फोर्स कम हो गया तो ये नीचे कम मुड़ेगा और किधर ज्यादा मुड़ेगा? ऊपर। दोनों फोर्स लग रहे हैं, QE ऊपर लग रहा है और QVB नीचे लग रहा है, अभी दोनों बराबर हैं। अगर हम v को कम कर देंगे तो किधर का फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? ऊपर का फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये यहां से ऐसे चला जाएगा, यहां टकरा जाएगा। अगर v क्या था? कम। मान लीजिए ये वाला v इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो गया। अगर ज्यादा हो गया तो कौन सा फोर्स ज्यादा हो जाएगा? मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक फोर्स किधर ले जा रहा है? नीचे। तो वो पार्टिकल कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा और यहां टकरा जाएगा। तो ज्यादा वेलोसिटी वाले पार्टिकल नीचे टकरा जाएंगे, कम वेलोसिटी वाले पार्टिकल इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण ऊपर टकरा जाएंगे। सीधे कौन से पार्टिकल जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ वही पार्टिकल जाएंगे जिसकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू रखती है, और वो वैल्यू कितनी है? E अपॉन V। इस वेलोसिटी के पार्टिकल स्ट्रेट जाएंगे और ये हमको सामने मिलेंगे। अब E और V इसकी सेटिंग हमने की है, हम जितना चाहे स्ट्रॉन्ग E रखें और जितना चाहे स्ट्रॉन्ग V रखें। इसका मतलब है कि हमारे हाथ में है कि हम इस वेलोसिटी के पार्टिकल सीधे वहां से निकाल सकते हैं। सो दिस डिवाइस बिकम्स ए वेलोसिटी फिल्टर। इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल हमको यहां से मिल सकते
ये चीज नोट कर लीजिए और इस पर हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखिए V is equal to E upon B for straight motion। इसी से रिलेटेड है E is equal to V into B, ये भी बनता है, या B is equal to E upon B, इसी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए? अच्छा, अब E और B इनका आपस का एंगल देखिए, E किधर लग रहा है? ऊपर, B किधर लग रहा है? सामने। अगर ये ऊपर और ये सामने हैं तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। E और B कैसे हैं? 90 डिग्री पर ऊपर और सामने। वेलोसिटी किधर है? ये। तो x, y, z तीनों एक्सिस में, एक एक्सिस में वेलोसिटी, एक एक्सिस में E और एक एक्सिस में B, ये तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पर ही होने चाहिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हर जगह आपको ये तीन मिलेंगे ही मिलेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, सो दिस इज रिलेशन बिटवीन देम एंड इट इज वेलोसिटी फिल्टर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होती है और साइक्लोट्रॉन क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन, टोटल वर्किंग, ये पूरा मिलाकर इतना डिस्क्रिप्टिव होता है कि इसको नॉर्मली स्कूल के एग्जामिनर्स इसका क्वेश्चन जरूर देते हैं और 5 मार्क्स के लिए ये एक बड़ा उनका पसंदीदा चॉइस रहा। जैसे वान डी ग्राफ जनरेटर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसी तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट में साइक्लोट्रॉन। और 5 मार्क्स क्वेश्चन में हर तीसरे एग्जाम में आपको साइक्लोट्रॉन मिलेगा ही। तो इसीलिए इस साइक्लोट्रॉन को आपको बिल्कुल अच्छे से याद करके रखना है और इसको अगर आप तरीके से लिखेंगे तो पक्का याद रखिए 5 में से आपको 5 ही मिलेंगे, 4.5 मिलेंगे। जबकि ये बहुत डिस्क्रिप्टिव है और 2 से 3 पेज तक आपको इसमें लिखना पड़ता है। एनीवे, अभी स्टडी स्टार्ट करते हैं और अब आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। जब आप साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो इसको लिखने के लिए पूरा ऐसे टाइप नहीं लिखना है, इसको सब टाइटल बनाकर लिखना है। तो साइक्लोट्रॉन में हम क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे? साइक्लोट्रॉन में पहली चीज इंट्रोडक्शन, दूसरा साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पर काम करता है, प्रिंसिपल, तीसरा इसका डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम, वर्किंग, पांचवा इसके फॉर्मूला या कैलकुलेशन, एंड लास्ट इसके लिमिटेशन, ये क्या काम नहीं कर सकता, लिमिटेशंस। इस तरह से साइक्लोट्रॉन का डिस्क्रिप्शन आप 6 सब टाइटल में 6 पैराग्राफ में लिखेंगे। ओके, पहले इंट्रोडक्शन, साइक्लोट्रॉन, ये सब चीजें मैं लिखूंगा नहीं, लिखने में बहुत लंबा होगा, आप लोगों को लिखना है तो नोट करते जाइए। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। It is a device which is used to generate high speed, high energy charged particles, high speed high energy charged particle। ओके, तो ये चार्ज पार्टिकल को ही
स्पीड दे सकता है, और जिस चीज की स्पीड बढ़ेगी हाफ mv² से उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हाई स्पीड और हाई एनर्जी, इसकी हमको कहाँ जरूरत पड़ती है? इसको हम लोग चाहे तो अपना एक डिस्क्रिप्शन और पढ़ा सकते हैं। वी कैन राइट हियर यूज एंड देन लिमिटेशन। ओके, तो ये अभी आपने क्या लिखा? इंट्रोडक्शन। देन प्रिंसिपल्स। Cyclotron work on two principles. Cyclotron work on two principles. Okay. नीचे number 1, 2. Number 1, a charged particle in electric field. A charged particle in electric field is accelerated and gain velocity Number 2, second principle, a moving charged particle in magnetic field turn around to make a circle. ये दोनों चीज आप पढ़ चुके हैं, और यही दोनों प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे। ठीक है, बस। तो इसमें कभी कभी साइक्लोट्रॉन में क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन अगर टीचर 5 मार्क्स क्वेश्चन नहीं देना चाहते तो 1 मार्क क्वेश्चन देते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन में हम लोग इसको किस तरह से तोड़ते हैं? हमारा फेवरेट क्वेश्चन 2 है। नंबर 1, ऑन व्हाट प्रिंसिपल साइक्लोट्रॉन वर्क्स, उसमें आपको ये 2 प्रिंसिपल लिखना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी, और इलेक्ट्रिकल क्या करता है? उसको एक्सीलरेट, और मैग्नेटिक क्या करता है? उसको टर्न। ये उसके बेसिक प्रिंसिपल। दूसरा, इसमें हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। अगर 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे तो ये दोनों आएंगे, अदरवाइज फुल डिस्क्रिप्शन आएगा। अब अगली चीज लिखिए, डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। Okay, it is a small circular hollow box. Small circular hollow box. ये किस तरह का बॉक्स हुआ? ये वैसे बॉक्स हुआ जैसा हमारा टिफिन का बॉक्स होता है, जैसा हम लोग घर में रोटी रखने के लिए एक बॉक्स बनाते हैं। तो ये बॉक्स समझ में आया किस तरह का हुआ? सर्कुलर बॉक्स। उसको थोड़ा साइड से व्यू करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ये एक सर्कुलर है। ओके, उसके बाद नोट करिए, हाँ, it is cut into 2 sections. It is cut into 2 sections, and each section is called a D. Each section is called a D. इसकी शेप आप देख रहे हैं D जैसे बन गई है। तो ये हमने एक बॉक्स लिया सर्कुलर,
अंदर से खोखला है, उसका ऊपर ढक्कन है, ऐसे बंद है दोनों सब तरफ से, और इसको लेके ऐसे बीच से काट दिया, ऐसे बीच से काटेंगे और काट के ऐसा थोड़ा सा दूर कर दिया, थोड़ा सा दूर करेंगे तो बीच में एक गैप बन जाएगा। गैप के एक तरफ एक डी और दूसरी तरफ दूसरा डी, और इन दोनों का नाम ही हमने डी रख दिया। ओके, तो नोट कर लीजिए, देयर इज ए गैप बिटवीन, there is a gap between two semicircular boxes, two semicircular hollow boxes. The boxes are connected to a high tension, are connected to a high tension oscillating device. High tension oscillating device which can create an electric field, in the gap. ओके, यहाँ दोनों से हमने कैसे कंडक्टर निकाला और यहाँ पर एक डिवाइस लगाई, इसके साथ इसको जोड़ दिया। ये डिवाइस के लिए हमने क्या नाम यूज किया है? हाई टेंशन ऑसिलेटिंग डिवाइस। हाई टेंशन ऑसिलेटिंग डिवाइस, टेंशन शब्द यूज किया गया है वोल्टेज के लिए। This has potential difference of approximately 10 to the power 4 volt। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 10 to the power 4, 10,000 वोल्ट करीब होता है। And it can oscillate with a frequency of nearly 10 to the power 6. Frequency of nearly 10 to the power 6. इसको देखिए, जब ये ऑसिलेट होगा तो क्या होगा? ऑसिलेट का मतलब क्या है? अभी तक हमने पढ़ा था सेल में एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसमें इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो ये पूरा डी कैसा हो जाएगा? प्लस, और ये वाला डी माइनस। प्लस और माइनस के बीच में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना प्लस से माइनस, तो इसके कारण पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा ये वाली वोल्टेज के साथ। उसके बाद हमारी ये डिवाइस ऐसी है जो कि घूम जाती है और घूमकर अपना प्लस इधर बना लेती है और माइनस इधर बना लेती है। अगर इसने प्लस इधर और माइनस इधर कर लिया तो अब क्या हुआ? ये बन गया प्लस और ये बन गया माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया? इस तरह, पूरे में इस तरह। तो इसमें जब ये ऐसा घूमता है तो आधे टाइम तक, हाफ टाइम तक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन D1 से D2 रहेगी और बाकी हाफ साइकिल में D2 से D1 तक रहेगी। इसका टाइम हम सेट कर सकते हैं क्योंकि हमने डिवाइस बनाई है, ठीक है? तो हम जितना टाइम इसको सेट कर सकते हैं। ऐसी जो डिवाइस होती हैं जिसका प्लस एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, इसको कहते हैं ऑसिलेटर, क्योंकि उसका पॉजिटिव ऑसिलेट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव ऑसिलेट कर रहा है। सो दिस इज ए ऑसिलेटर। और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस है 10 to the power 4, इसलिए हाई टेंशन। तो पूरा मिला के इसका नाम क्या पड़ गया? हाई टेंशन ऑसिलेटर। समझ में आया? व्हाट इज ए हाई टेंशन ऑसिलेटर? ओके, तो ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। नेक्स्ट, ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज applied, a strong magnetic field
is applied across the discs ये दोनों को मैं डिस्क कह रहा हूं डी डी across the D's perpendicular to their plane, perpendicular to their plane. ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाया जाता है ये अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगले टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे। We will fit a electromagnet here. आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा हुआ है। एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉइल को लपेट देंगे, इट विल बिकम ए मैग्नेट। तो एक मैग्नेट का यहाँ पर हमने बनाया साउथ और यहाँ बनाया नॉर्थ, तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई? मैग्नेटिक फील्ड बी। ये मैग्नेटिक फील्ड पूरा इस डिस्क के दोनों डी को पार करके ऐसे जाता है साउथ से नॉर्थ, राइट। देखिए हम सिचुएशन वही क्रिएट करने वाले जो लॉरेंट फोर्स में थी। इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कौन देता है? ऑसिलेटर। कहां पर? कैप। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमको कौन देगा? ये दोनों कॉइल्स देंगे। ओके, ये नोट कर लिया आपने। मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड विद हेल्प ऑफ strong electromagnets, and this is normal to the surface of, normal to the plane of D's. ये दोनों चीजें नोट हो गए। Okay, next there is a source of positive ion S. There is a source of positive ion S at the center of gap. At the center of gap, यहाँ पर S। ये क्या चीज होती है? जो सोर्स है पॉजिटिव आयन, आंसर है ये एक छोटा सा हीटर का टुकड़ा होता है। घर में जो हम लोग हीटर कॉइल यूज करते हैं उस तरह की हीटिंग कॉइल, उस कॉइल को जब हीट किया जाता है तो एनर्जी के कारण उसमें से आयोनाइज होके एटम बाहर छिटकते हैं, तो वो हमको क्या मिल जाते हैं? चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल का सोर्स, बट वी आर नॉट डिस्क्राइबिंग हियर दैट व्हाट इज दैट सोर्स। हम सिंपली क्या लिख रहे हैं? देयर इज ए सोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। Okay, there is a window. There is a window in one of the D's. To take out, there is a window in one of the D's. यहां पर हमने विंडो बनाई। To take out the charged particle, to take out the charged particle having high velocity and high energy, having high velocity and high energy. Okay, ये जो हमने इस तरह का पॉट बनाया हुआ है जिसमें डी काटा हुआ है, यहाँ पर लास्ट यहाँ पर हमने एक छोटा सा ओपनिंग बना दी, दैट इज ए विंडो। जब ये पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो इससे निकल आएगा। ओके, दिस कंप्लीट डिवाइस इज केप्ट इन ए वैक्यूम बॉक्स। दिस कंप्लीट डिवाइस इज केप्ट इन ए वैक्यूम बॉक्स। ये आप चाहें तो इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, दिस इज वैक्यूम बॉक्स। अब नेक्स्ट ये क्या हो गया?
डिस्क्रिप्शन एंड नेक्स्ट वर्किंग। बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। ओके, पहले इसकी वर्किंग एक बार समझ लीजिए कैसे होती है, तो मैं डिफरेंट करा दूंगा। ये हीटर को हम गर्म करते हैं सोर्स को, और हमको एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिलता है, एक आयन यहाँ पर मिलेगा। ये जो आयन यहाँ पर मिलेगा उस समय ऑसिलेटर के कारण ये वाला D1 प्लस है और ये माइनस है। अगर ये प्लस और ये माइनस है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो क्या होगा? तो आंसर है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू QE, और उस फोर्स के कारण उसमें एक्सीलरेशन आएगा। उस एक्सीलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है किस डायरेक्शन में? तो आंसर है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर पार्टिकल पैदा हुआ और इस डायरेक्शन में ऐसा चलना शुरू कर दिया। इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़नी शुरू होती है और बढ़ते 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 मान लीजिए V तक पहुंची। V तक वेलोसिटी पहुंचती है तो ये सामने ये गैप में बना है और ये दोनों डब्बे ऐसे रखे हुए हैं, गैप में बन के इधर जाता है और इसमें एंटर कर जाता है। इसमें D2। अब ये D2 में जैसे ही एंटर करता है क्या होगा? D2 एक एनक्लोज्ड बॉक्स है, एनक्लोज्ड मेटेलिक बॉक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द मेटल और इनसाइड द मेटेलिक एनक्लोजर। ये चीज हमने पढ़ी है पहले। किसी भी मेटल एनक्लोजर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो जब तक गैप में था उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा था, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी। अब जैसे ही ये D के अंदर घुस गया, D के अंदर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, उसकी वेलोसिटी बढ़नी बंद हो गई। लेकिन जो वेलोसिटी आ गई वो वाली स्पीड से तो वो चलता ही जाएगा, उस स्पीड से वो चल रहा है। अब D के अंदर देखिए, D के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो हमने दोनों D बनाए हुए इसमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में बहुत वीक होता है, 1000 एंड मिलियन टाइम्स वीक होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 हो गया तो सिर्फ कौन सा फील्ड बचा? मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट स्टार्ट्स एक्टिंग। मैग्नेटिक फील्ड को एक चार्ज पार्टिकल मिला। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ। चार्ज पार्टिकल किधर आ रहा है? इस तरफ। ऐसे चार्ज पार्टिकल आया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स। उस फोर्स के कारण वो क्या करेगा? सर्कल बनाएगा और ये सर्कल में घूमना शुरू करता है और इसकी डायरेक्शन ऐसे टर्न होगी। इस तरह से सर्कल बनाता है। अभी आधा सर्कल जब ये बना लेगा तो फिर से क्या आ गया? गैप। तो ये आधा सर्कल बनाकर इस D में से बाहर निकल आता है। अब उस इंस्टेंट पर आइए कि जैसे ही ये बाहर आता है कौन सा फील्ड मिल जाएगा इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मिलेगा। उस समय मैग्नेटिक फील्ड की नहीं चलती है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसी बीच हमने एक अरेंजमेंट करके रखा है कि ये जो हमारा ऑसिलेटर है इसका टाइम ऐसा सेट किया कि जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगा उस समय ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगा। पोलैरिटी चेंज करके ये वाली प्लेट जो माइनस थी और ये प्लस थी, इसको ये क्या बना देगा? प्लस और माइनस। जब ये प्लस और माइनस बनाएगा तो ये E की डायरेक्शन हो गई और ये पार्टिकल जब यहां से निकलकर आएगा तो ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक ही तरफ है। अगर दोनों एक तरफ है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी?
इंक्रीज होगी तो ये वेलोसिटी फिर बढ़ते जाती है, एक्सीलरेट होता है और बढ़ते बढ़ते हो गई ये 2v। तो अगर ये यहाँ पर v थी तो बढ़ जाएगी, आई डोंट से एग्जैक्टली 2v होगी पर बढ़ेगी। मान लीजिए v से बढ़ के 2v हो गई, तो जब ये ऐसा आएगा गैप को पार करेगा तो सामने कौन है, d1, और आके ये ऐसे d1 में एंटर कर जाता है। लेकिन एंटर करने के पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और यहाँ इसकी वेलोसिटी हो गई है v2 या 2v। ओके, 2v वेलोसिटी हो गई है। अंदर इसके जैसे ही जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म। फिर से मैग्नेटिक फील्ड, अब उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और इसकी वेलोसिटी अब इधर है। अगर इसकी वेलोसिटी इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, अगर इधर फोर्स लगेगा तो ये ऐसा मुड़ जाएगा और ये मुड़ के हाफ सर्कल बना के ऐसा आ जाता है। जैसे ये यहां पहुंचता है तो हाफ सर्कल के बाद फिर से गैप में आ जाएगा, फिर गैप में निकलता है। अब जब ये इस गैप में निकलता है तो जितना टाइम बीतता है उतने टाइम में ऑसिलेटर फिर से ऐसा घूम गया, फिर से घूम गया तो ऑसिलेटर ने यहाँ पर क्या बना दिया, प्लस, और यहाँ क्या बना दिया, माइनस। अब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। फिर से वेलोसिटी बढ़ेगी। ये वेलोसिटी जो ऑलरेडी कितनी थी, 2v की स्पीड मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को क्या करता है, तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को कुछ नहीं कर पाता है। इसका ये मतलब है कि अगर यहां से 2v स्पीड से एंटर किया था तो यहां आते आते v स्पीड कितनी रहेगी, 2v। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या कर देता है, हमेशा बढ़ा देता है। अगर ये v की डायरेक्शन में है और पुश कर देगा उसको, तो 2v से ये बढ़ के कितनी हो गई, 3। अब जब ये इसको पार करता है तो 3v, और उस 3v से वो सामने d2 में एंटर कर जाता है। d2 में एंटर करता है, यही चीज रिपीट होती है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो डायरेक्शन चेंज करके यहां आ गया। फिर जब यहां पहुंचता है ऑसिलेटर ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस माइनस कर दी, अलोंग v कर दिया, तो यहां से यहां गया तो ये 1 2 3 और अब ये हो गया 4v इस तरह से। फिर यहां से आएगा, दिस विल बिकम 5v, फिर यहां से जाएगा, दिस विल बिकम 6। ऐसा क्या होते जाता है, हर सर्कल में जितनी बार गैप को पार करेगा क्या बढ़ेगा, यस। तो वेलोसिटी बढ़ाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन गैप तो बहुत छोटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी देर फ्लो करेगा उतनी देर तक इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन गैप बहुत छोटा है, तो आते ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पार कर लेता है। तो हम क्या करते हैं, बार बार मोड़ के उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजते हैं। एक बार यहां भेजा, फिर यहां भेजा, फिर यहां भेज दिया, फिर यहां भेज दिया, फिर यहां भेज दिया, ऐसे कर करके हजारों बार उसको घुमा घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजते हैं। ये घुमाने का काम कौन करता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो वो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ी सी वेलोसिटी लेता और चल देता। तो हमने 1000 बार उसको मोड़ मोड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजा तो उसकी वेलोसिटी 1000 गुना बढ़ गई। अच्छा, अब हर वेलोसिटी के साथ एक चीज बदलती है और वो है रेडियस। कॉपी में देखिए रेडियस का फॉर्मूला क्या है, ये वेलोसिटी पहले सर्कल से दूसरे सर्कल में वेलोसिटी ज्यादा है। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो रेडियस का क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का Q m कांस्टेंट है, V हमने एक बार फिक्स कर दिया, उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट है। तो रेडियस किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, और हर सर्कल में वेलोसिटी बढ़ते जाती है, इसलिए हर सर्कल का रेडियस बढ़ते जाएगा। तो ये पहला छोटा, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, चौथा उससे बड़ा, इस तरह से
ये हम देखते हैं कि ऐसा बढ़ते चला जाए और फाइनल बड़ा होते 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 ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरे d के बराबर हो जाएगा। उससे ज्यादा हम इसको नहीं बढ़ा सकते, दैट इज मैक्सिमम। जब ये इसकी और उस समय तक ये सैकड़ों चक्कर लगा चुका होता है, उसकी वेलोसिटी भी कई सौ गुना बढ़ चुकी होती है। अब उसके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी है और अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब जब ये यहां आता है तो हम क्या करते हैं, इस लोकेशन पर एक निगेटिवली चार्ज पाइप लगा देते हैं। यहां पर हमने एक छोटी सी ओपनिंग बनाई, ये विंडो, और विंडो के सामने ये एक पाइप लगाया और इस पाइप को आई नेगेटिव चार्ज दे दिया। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो अब ये यहां पर आता है तो इस डी में ना घुस के ऐसा सीधा निकल जाता है। लेकिन स्पीड तो उसकी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, एनर्जी उसकी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। इस तरह से ये यहां जाके सामने टारगेट को हिट करता है। ओके, तो ये इस तरह से हमने इसकी स्पीड को बढ़ाया और स्पीड को बढ़ा के टारगेट को हिट किया। ये इसकी वर्क है, ठीक है। विंडो से ही निकला, विंडो में छोटा सा कट स्पीड बहुत ज्यादा है इनर्शिया के कारण। हमने एक रेक लगाया, रेक निगेटिव 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 ऐसा, और रेक में जब एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आया और इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये ऐसा मुड़ नहीं पाता और ये इधर है, ये इधर है, दोनों तरफ। तो इधर मुड़ेगा कि इधर मुड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं, तो सीधा जाता है, सीधा जाता है उसी से बात। ओके ओके, अब इसको नोट करिए, वर्किंग। A positive ion is obtained. A positive ion is obtained from the source S. A positive ion is obtained from the source S. Electric field is created in the gap. Electric field is created in the gap with help of HT oscillator. With help of HT oscillator. Due to this strong electric field, in the gap, the charge get accelerated. And its velocity increase. Full stop. With increased velocity, it enters 1D, say D2, ठीक है। D2 मतलब आप ऐसा लिखेंगे, ये D2 है, इसके अंदर किया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा, inside the D, electric field do not exist.
inside the D, electric field do not exist. But magnetic field does. Now due to magnetic force, the charged particle turn in the circular path. Full stop. After making half the circle, it comes out from D2. After making half the circle, it comes out from D2. Enter the gap from opposite direction. Enter the gap from opposite direction. Full stop. Next para change करिए. During this time period, the oscillator has reversed the polarity. And the direction of electric field. Full stop. Now electric field is from D2 to D1. Which is along the velocity of charged particle. Therefore velocity increase. And with this increased velocity, the particle enters D1. Once again, electric field vanish inside D, and the magnetic field turn the charge. In circular path. Full stop. After making half the circle, again it comes out to the gap. From D1. Full stop. By this time,
electric field is again reversed. Electric field is again reversed, and once again it is along the direction of velocity. Along the direction of velocity, that is i.e. from d1 to d2. From d1 to d2. Full stop. Hence acceleration takes place. The velocity further increase. Till it enters D2. Next paragraph. The same process is repeated. Every time the particle enters the D, its direction is turned around. And every time it enters the gap, its velocity increase. Full stop. Next para. According to relation R is equal to mv upon qb. According to relation R is equal to mv upon qb. The radius of charged particle the radius of circular path of charged particle keeps on increasing in every round, in every cycle. Hence it makes a spiral. With increasing radius. Hence it makes a spiral with increasing radius. When the radius become equal to radius of the D, the velocity has become maximum. और यही नोट करिए V is equal to QRV upon M
ये आर जो है ये डी का रेडियस हम लेते हैं क्यू डी बी, या कैपिटल डी ले लीजिए, क्यू डी बी अपॉन एम, डी रेडियस ऑफ डी, और ये बी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। So this is maximum velocity what a charge particle can attain. लिख लीजिए, till it becomes maximum, V max is equal to Q dB upon M. D is radius of D. This is the maximum velocity. This is the maximum velocity an oscillator can create. An oscillator can create. Full stop. Next para. Finally, the particle is allowed to come out. Finally, the particle is allowed to come out from a window. From a window with help of a negatively charged plate, with help of a negatively charged tube. To hit the target. To hit the target. ये वर्किंग हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में पहले लिखिए सिंक्रोनाइजेशन। Synchronization. The frequency of rotating charge particle. Frequency of rotating charge particle is given by mu is equal to QB upon 2 pi m. ये फॉर्मूला ठीक है, टाइम का उल्टा फॉर्मूला है ये। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर is set equal to this frequency, is set equal to this frequency. ये फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे। कौन सा चार्ज हमने चुना, उसका मास और चार्ज क्या है, उस पर डिपेंड करती है। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। V को हम थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी, ये फ्रीक्वेंसी हम किसको फीड कर देते हैं, ऑसिलेटर। ओके, नेक्स्ट लाइन लिखिए, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू, when frequency of the two
become equal. Then this stage is called synchronized. Yeah, this stage is called synchronization. Now every time the charge comes in the gap, it will find electric field along the velocity. It will find electric field along velocity. Both are said to be in step. Both are said to be in step. In step क्या होता है? एनसीसी में, स्काउट में जब आप मार्च करते हैं तो हम हमारे बाजू वाला और उसके बाजू वाला सब लेफ्ट पैर एक साथ आगे चलाते हैं और फिर राइट एक साथ आगे चलाते हैं, लेफ्ट राइट मार्च करते हैं। दैट इज इन स्टेप, मतलब सबको एक साथ चलाना है। वही काम इसमें भी होता है। जैसे ही गैप में चार्ज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और जब गैप में चार्ज ऐसा चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। दैट इज इन स्टेप। और इसकी स्पीड कब तक बढ़ते जाएगी? जब तक ये इन स्टेप रहेगा। अगर ये आउट ऑफ स्टेप हो गया तो चार्ज इधर से निकला और सामने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मिला तो ये इसको रिटार्ड करना शुरू कर देगा, एक्सीलरेट नहीं करेगा। ओके, तो ये स्टेज क्या कहलाती है? सिंक्रोनाइजेशन। इसका भी 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। What do you understand by synchronization in cyclotron? ऐसा भी हो सकता है। तो सिंक्रोनाइजेशन में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट लिखिए यू कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सारे फॉर्मूले आप कोट करिए, लिखिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर। ये फॉर्मूले आपने लिखे हुए हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QB। Frequency is QB upon 2 pi m. Frequency is 2 pi m as frequency QB upon 2 pi m. तीसरा, रेडियस R is equal to MB upon QB. R is equal to MB upon QB. Okay. लास्ट में लिखिए एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल फॉर्मूला बताइए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q square R square D square upon 2x। नहीं, m का स्क्वायर भी एक m कैंसिल हो जाएगा। So Q square R square B square upon 2m, this is energy। ओके, तो कैलकुलेशन में बस इतना, ये सारे फॉर्मूले आपने बताने हैं। और इसमें एक्चुअली हम वो भी बता सकते थे, हाफ एम जो था हमारा फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू qv, लेकिन उतना लंबा बताने की जरूरत नहीं है। इतना सब करेंगे तो काफी है। आप चाहें तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, तो 5 फॉर्मूले आ जाएंगे। दैट विल बी इन कैलकुलेशन। नेक्स्ट, यूज।
हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल हमको क्यों चाहिए? तो ये हमको चाहिए न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करने के लिए। किसी भी चीज की आप स्टडी कैसे करते हैं, एक बड़ी अजीब चीज है, आपने नोटिस की होगी बचपन से। किसी भी चीज की स्टडी कैसे की जाती है तो आंसर है उसको तोड़ के। कोई भी चीज को, भले आपको कोई खिलौना मिला हो, कोई भी चीज हो, थोड़ी देर तक खेलने के बाद उसको देखते हैं कि इसमें है क्या और उसको तोड़ देते बिना तोड़े। दिस इज ए फैक्ट। हमारा नॉलेज तभी बढ़ता है जब भी हम तोड़ते हैं। अगर कोई आदमी डॉक्टर बनता है तो उसको डायसेक्शन करना जरूरी है, एनाटॉमी पढ़नी जरूरी है और पूरी बॉडी को तोड़ तोड़ के उसको एक एक पुर्जा देखना पड़ता है। तो हम स्टडी करना चाहते हैं कि मटेरियल किससे बना। हमने तोड़ा तो पता लगा मॉलिक्यूल का हमने डिस्कवरी की। फिर मॉलिक्यूल को तोड़ा तो क्या मिला? एटम। उसके बाद एटम को तोड़ के देखा, उसमें से और छोटे पार्टिकल निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग नहीं तोड़ पाए। अब एक्सपेरिमेंट करके न्यूक्लियस को तोड़ा तो उसमें से भी पार्टिकल हमको मिले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और दूसरे पार्टिकल। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है अगर हमको पता लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको तोड़ना पड़ेगा। तो जब भी हम तोड़ते हैं, तोड़ने का तरीका क्या होता है? किसी भी चीज को रखो और मारो, टूट जाएगी। लेकिन प्रोटॉन को अगर आप किसी भी चीज से ऐसा मारेंगे, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा प्रोटॉन जाएगा तो ये उसको रिपेल करके वापस फेंक देगा, कूलम्ब्स लॉ से। इसलिए इसको तोड़ना, न्यूक्लियस को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसको तोड़ने के लिए हमने बड़ी स्पीड से एक अल्फा पार्टिकल को भेजा, लेकिन जैसे ही इसका आर कम हुआ, कूलम्ब्स लॉ का फोर्स क्या है? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आर छोटा हो गया तो फोर्स इंफिनिट हो जाएगा। इतना ज्यादा फोर्स हो जाता है कि ये इसको वापस कर देता है। तो हम इसको और ज्यादा स्पीड दे के भेजते हैं और नजदीक जाएगा। अब बहुत नजदीक गया, फिर वापस आ गया। तो एक स्पीड ऐसी हमको देनी पड़ेगी कि ये वापस आने के पहले ही उससे टकरा जाए, तब ये इसको तोड़ पाएगा। उतनी ज्यादा स्पीड देनी है, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी है, तब हम न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको तोड़ पाएंगे, तोड़ के इसकी स्टडी करेंगे। और उसके लिए हमको जो पार्टिकल चाहिए, ये हाई एनर्जी पार्टिकल चाहिए। सो दिस इज द यूज। नोट करिए यूज। द हाई वेलोसिटी, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल, हाई वेलोसिटी, high energy charged particles are used in experiments of nuclear physics, in experiments of nuclear physics to strike the target with high speed. To strike the target with high speed. ठीक है? ओके, ये अब इसके बाद लिमिटेशन। लास्ट पॉइंट, लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब क्या है कि क्या साइक्लोट्रॉन स्पीड बढ़ाते 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 कितनी स्पीड ला सकता है? इंफिनिटी स्पीड ला सकता है, लाइट के बराबर स्पीड ला सकता है। तो इसकी लिमिट क्या है? साइक्लोट्रॉन हर पार्टिकल की स्पीड बढ़ा सकता है, अगर नहीं बढ़ा सकता तो उसकी लिमिट क्या है? ओके, तो पहले नोट करिए, साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी यूज्ड, साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी यूज्ड for neutrons. Cannot be used for neutrons. क्यों यूज नहीं हो सकता?
क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू E, और न्यूट्रॉन का Q कितना होता है, 0, इसलिए उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा और एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसलिए न्यूट्रॉन को तो ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता। सेकेंड लिखिए, when speed of the particle increase, when speed of the particle increase, its mass also change, its mass also change according to Einstein's equation. According to Einstein's equation, m is equal to m naught upon root 1 minus v square upon c square. Where m naught is rest mass and m is mass during motion. V, velocity of particle. C, velocity of light. ओके, अब इसको देखकर बताइए, अगर किसी चीज की वेलोसिटी बढ़ती है तो क्या होगा, यहाँ आई वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये माइनस वाला पार्ट बढ़ेगा, अगर ये माइनस वाला पार्ट बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, छोटा, अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ी, तो मास बढ़ जाएगा। सो व्हेनेवर वेलोसिटी इंक्रीज, मास ऑफ द बॉडी आल्सो इंक्रीज, दिस इज आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, तो इसका हमने रिजल्ट याद किया, when the velocity increase the mass also increase, ये नोट किया आपने, लिख लीजिए, when the velocity increase then mass of the particle also increase. Okay, full stop. Next para. After making few circles, the velocity of charged particle increase. हर बार उसमें v जुड़ते जाता है, so after making few circles, the velocity of charged particle increase, comma, its mass increase, and therefore its time period also increase. ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला ब्रैकेट में कोट करिए, T is equal to 2 pi m upon QB। इसमें क्या चीज बढ़ गई है, m, पहले सर्कल में m अलग था और जब 100 सर्कल पूरे हो गए तो वेलोसिटी बढ़ गई तो m भी बढ़ गया, अगर m बढ़ गया तो टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब एक चीज देखिए, पहले सर्कल में ये लेता था 1 माइक्रोसेकंड मान लीजिए, तो हमने अपना ऑसिलेटर सेट कर दिया कितने पे, 1 माइक्रोसेकंड पे, सिंक्रोनाइज हो गया। अब इस टाइम के फॉर्मूले में 2 पाई एम क्यू बी ये सब कांस्टेंट हैं, तो टाइम भी क्या होता है, कांस्टेंट। पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, जब तक मास नहीं बदलता टाइम नहीं बदलता, और उसी टाइम पर हमने ऑसिलेटर को सेट कर दिया।
सिंक्रोनाइजेशन हो गया। जब भी ये आता है ऑसिलेटर चेंज कर देता है, फिर ऐसा गया, फिर ऑसिलेटर ने चेंज कर दिया। लेकिन 100 सर्कल के बाद इसका मास बढ़ गया। मास बढ़ने से टाइम क्या हो गया? टाइम बढ़ गया। अब ये 1 माइक्रोसेकंड की जगह 1.5 माइक्रोसेकंड लेने लगा। लेकिन ऑसिलेटर तो हमारा सेट है छोटे सर्कल से 1 माइक्रोसेकंड के लिए, तो ये क्या होगा? अब ये दोनों, ये सर्कल बनाता है 3 सेकंड में और ऑसिलेटर चेंज करता है 2 सेकंड। तो क्या होगा कि ये दोनों आउट ऑफ स्टेप हो जाएंगे। जब ये गैप में आएगा इस डायरेक्शन से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको सामने उल्टी डायरेक्शन में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 2-2 सेकंड में बदल रहा है और ये 3 सेकंड में सर्कल लगा रहा है। तो ये दोनों आउट ऑफ स्टेप हो जाएंगे। आउट ऑफ स्टेप होने से इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी की उल्टी डायरेक्शन में मिलेगा। अगर उल्टी डायरेक्शन में मिलेगा तो वो उसको एक्सेलरेट नहीं करेगा बल्कि रिटार्ड कर देगा, और हमारा जो पर्पस है साइक्लोट्रॉन बनाने का वो खत्म हो गया। मतलब साइक्लोट्रॉन उसके बाद इतने राउंड लगाने के बाद जब सिंक्रोनाइजेशन उसका बिगड़ गया, आउट ऑफ स्टेप हो गया, तो ये फर्दर एक्सेलरेट करना बंद कर देगा। यही उसकी लिमिट है एक्सेलरेट करने की, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लिमिटेशन। तो ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वेलोसिटी बढ़ा सकता है, उसके बाद ये ऑसिलेटर के साथ में आउट ऑफ स्टेप हो जाता है। आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा, उसके बाद ये आएगा गैप में, सामने इलेक्ट्रिक फील्ड इसको उल्टा मिलेगा, तो कभी उल्टा मिलेगा कभी सीधा मिलेगा। सीधा मिलेगा तो एक्सेलरेट होगा, उल्टा मिलेगा तो रिटार्ड होगा, नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो लिखिए इसके बाद, since the time has increased, since time of rotation has increased, it become out of step, it become out of step with oscillator, out of step with oscillator, and does not find E in the direction of V in every circle, in every cycle. Hence further acceleration stops. Hence further acceleration stops. This is limit of cyclotron to increase the velocity. To increase the velocity. ये हो गया इसका लिमिटेशंस। ठीक है, तो इसके साथ साइक्लोट्रॉन का डिस्क्रिप्शन खत्म हुआ और अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये 5 मार्क्स में सिंगल क्यों आता है। लेकिन अगर आप इसको एक पॉइंट बनाकर करेंगे तो ये बहुत स्कोरिंग होता है, फुल मार्क्स इसके मिलते हैं। लेकिन सब राइटर इसके याद रखेंगे। Energy or velocity of the charged particle in cyclotron depends upon which field? Electric field or magnetic field? Electric field. Very good. Electric field. Velocity या energy, उसका फॉर्मूला बोलिए। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? नहीं है। ओके, नोट करिए, याद रखना पड़ेगा आपको। द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड।
charged particle depends upon magnetic field, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमाता है। अगर वो ज्यादा घुमाएगा तो 1000 चक्कर लगवा देगा, तो ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? दूसरा, रेडियस क्यों बढ़ता है? यस, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है। तीसरा, ये जो 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं उनकी बात कर रहा हूं। In a smaller circle and in a larger circle, is the time period same or different? No, it is same. Time period is same because it is formula 2 pi m upon qb. हमने जो m बदलने की बात की, that is in the limiting case, फाइनल में जाके। अदरवाइज पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, 10वां सर्कल, 100, 1000 सब में ये कैसा रहेगा? इक्वल। सो द टाइम पीरियड इज सेम। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो साइक्लोट्रॉन में आते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट क्लास